जाए तो फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है, अगर कोई भी महिला मैरिड है और वह अपने हक के लिए लड़ना चाहती है तो इस सिचुएशन में महिलाओं को यह पावर दी जाती है इस अधिनियम के अकॉर्डिंग, महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई भी पुरुष उनके हितों की हानि करते हैं तो उस सिचुएशन में वह अपने लिए लड़ सकती है और अपनी सुरक्षा कर सकती है। एंड उसके साथ साथ उन्हें भी यह पावर दी जाती है। एंड उसके साथ साथ जो लिविंग रिलेशन में रहते हैं उन्हें भी यह पावर दी जाती है। अगर कोई भी लिविंग रिलेशन में अपनी जीवन यापन करते हैं या जीवन रहने के लिए कोई भी ऐसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी लीगल तरीके से लिविंग में रहते हैं उन महिलाओं को भी यह पावर दी जाती है कि अगर कोई भी पुरुष और उसके साथ साथ गलत तरीके से उन्हें व्यवहार करते हैं या कोई भी ऐसा वर्क करते हैं जिनके उनके हितों की हानि होती है तो उस सिचुएशन में भी उन्हें पावर दी जाती है। एंड उसके साथ साथ जो भी वुमेन्स होती हैं उन्हें यह पूरी तरीके से पावर दी जाती है। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर किसी भी महिला के उनकी एज अगर 60 साल है तो भी यह पावर उन्हें दी जाती है, अगर उनकी एज 20 साल है तो भी उन्हें यह पावर दी जाती है। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं निर्धारित किया गया है। सेकेंड लॉ में क्या बताया गया है, अगर किसी भी जगह या किसी भी सिचुएशन में घरेलू हिंसा की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है या उनके हितों की हानि की जाती है, उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है तो उस सिचुएशन में पावर दी जाती है एक महिला को कि वह अगर उस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहती और आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती अपने रिलेशन को, अपने मैरिज को, तो वह भरण पोषण के लिए मांग कर सकती है और अपनी सुरक्षा के लिए भी मांग कर सकती है। इस सिचुएशन में कोई भी महिला अगर उस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहती तो अगर लॉन्ग टर्म में अपने हितों की रक्षा के साथ साथ अपने जीवन यापन के लिए कुछ भरण पोषण के साथ साथ, क्योंकि भरण पोषण इसलिए क्योंकि कुछ टाइम तक उन्हें अपने जीवन के लिए कुछ रकम तो चाहिए होती है, इसलिए वह मांग कर सकती है और पूरी तरीके से उन्हें कंप्लीट करके देना पड़ेगा कोई भी पर्सन जो उनके साथ मैरिड है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 3 के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, जीवन में खतरा मतलब उनके सुरक्षा में खतरा या उनके शारीरिक या मानसिक शोषण के लिए खतरा या शारीरिक या मानसिक दोनों तरीके से उन्हें खतरा हो सकता है या शोषण किया जाता है। शारीरिक शोषण, मौखिक शोषण, भौतिक शोषण या आर्थिक शोषण, यह सारी चीजें अगर होती है तो वह घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत आएगा। दहेज के अंतर्गत मांगे जाने वाले पैसे जिसके कारण अगर पीड़ित को पीड़ा दिया जाता है, चोट पहुंचाया जाता है या उनके हितों की हानि होती है तो उसे भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के भाग 3 को माना जाएगा। देखा जाए तो कई बार जो उनके शारीरिक और मानसिक जो भी नुकसान होते हैं उन्हें पूरी तरीके से उनके चोट या नुकसान को दिखने या ना दिखने के बाद भी उसे डोमेस्टिक वायलेंस के कैटेगरी में माना जाता है। घरेलू हिंसा में बहुत सारे लॉ हैं बट मैंने स्पेसिफिक जो इस पॉइंट पे कवर हो सकते हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के हिसाब से क्या है वो आपको समझ आ जाए। दहेज अधिनियम 1961 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो भी अगर पर्सन दहेज लेते हैं ये दहेज लेने की कोशिश करते हैं तो उस सिचुएशन में दहेज के कारण कई बार लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, खासकर महिला को, और महिला को बहुत प्रताड़ित किया जाता है या उन्हें बहुत मारा पीटा जाता है या उन्हें शोषण किया जाता है। जो 1961 में बताया गया है कि अगर कोई पर्सन दहेज लेता है या दहेज लेते हुए पकड़ा जाता है या मांग करता है तो उस सिचुएशन में 6 मंथ के लिए उसे कैद हो सकती है या 5,000 का उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह बताया गया है दहेज अधिनियम 1961 में पूरी तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट जो लॉ हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देता है एंड IPC इंडियन पिनल कोड सेक्शन 498A के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, जो भी फीमेल अगर मैरिड है
एंड किसी भी सिचुएशन में चार दीवारी के भीतर उन्हें प्रताड़ित की जाता है या उन्हें मौलिक रूप से उन्हें हनन किया जाता है, उनके हितों की हानि की जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या बताया गया है? जो भी पर्सन जिनके साथ वह शादी करती है, जो उनके पति कहलाते हैं, या रिश्तेदार हो सकते हैं या फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, अगर वह उन्हें चोट पहुंचाते हैं, उनके हितों की हानि करते हैं, उन्हें मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से प्रताड़ित करते हैं, तो उन्हें 3 साल की जेल हो सकती है या कारावास हो सकता है और उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। एंड उसके साथ साथ यह भी बताया गया है, अगर उन्हें इस तरीके से मानसिक प्रताड़ना दी जाती है कि वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होती है और मानसिक चोट दी जाती है, तो उस सिचुएशन में भी आईपीसी की सेक्शन के एक के अकॉर्डिंग उन्हें सजा हो सकती है और 3 साल की सजा हो सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस के प्रकार समझ लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के प्रकार शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, भौतिक शोषण, यौन शोषण, भावनात्मक शोषण एंड जो भी तकनीकी शोषण को देखा जाता है। यह सारे शोषण डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट इसमें कोई भी पर्सन एक पावरफुल होता है और एक कम पावरफुल होता है। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो पाया ही जाता है। तो आज समझ लेते हैं कि घरेलू हिंसा के प्रकार किस तरीके से हैं। सबसे पहले प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं तो हम शारीरिक शोषण के बारे में बात करेंगे। अगर किसी भी पर्सन को हम हार्म पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं या उनके हितों की हानि करते हैं, तो उसमें अगर उनके किसी भी बॉडी पार्ट को हार्म पहुंचता है, चोट पहुंचता है या उनके किसी भी बॉडी पार्ट के अंग में प्रॉब्लम आने लगती है, तो उसे हम शारीरिक शोषण में मान सकते हैं। शारीरिक शोषण में अगर किसी भी चीज से मारना, पीटना या कुछ भी ऐसी चीजें करना जिनसे उन्हें पीड़ा हो रही है, वो शारीरिक शोषण आता है। कई बार नशे और शराब यह सारी चीजों को ज्यादा बढ़ावा देता है और नशे वाली चीजों से ही कई बार डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता देखा गया है। मानसिक शोषण किसे कहा जाता है, जिसे हम भौतिक शोषण भी कह सकते हैं। भौतिक शोषण में किसी भी पर्सन के मानसिक रूप से होने वाले प्रक्रियाओं में रोक, जो भी हमारी मानसिक क्रिया होती है नॉर्मल तरीके से चलती है, बट मानसिक रूप से होने वाले पीड़ा को भी देखा जाता है। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस का मेन कारण होता है दहेज। कई लोग दहेज नहीं दे पाते तो उन्हें बहुत ही ताना दिया जाता है, या एक जगह से दूसरी जगह जाने पर दूसरे कल्चर डिफरेंस के कारण भी डोमेस्टिक वायलेंस में बढ़ोतरी मानी जाती है। आर्थिक डिफरेंस मतलब कई बार देखा गया है कि जो भी एक पर्सन कमाने वाला होता है और एक ना कमाने वाला होता है, मतलब एक घर में रहने वाला होता है, तो उसे भी पीड़ा दी जाती है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो नॉर्मल होता है, बट कई लोगों के लिए कुछ शब्द बहुत ही तीर की तरह चुभते हैं और वह कई बार जख्म के रूप में ले लेते हैं। तो कई बार यह मानसिक पीड़ा के रूप में भी बदल जाता है। मानने के साथ साथ अगर कुछ शब्दों के बाण भी होते हैं जिसे मानसिक पीड़ा भी दिया जाता है। मानसिक पीड़ा में ज्यादातर भौतिक पीड़ा को भी हम शामिल कर सकते हैं, जिसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से पीड़ा देना, नुकसान पहुंचाना या धमकी देना या बच्चों को धमकी देना या किसी भी चीज से अपमान करना, शोषण करना, अपराध करना, ये सारी चीजें भौतिक और मानसिक रूप से मानी जाती है। यौन शोषण क्या होता है? यौन शोषण में 2 पर्सन होते हैं, एक होता है पीड़ित और एक होता है अपराधी। इसमें कोई भी पीड़ित होंगी, उनकी मर्जी के बिना वो वर्क करवाना, जिसमें जबरदस्ती वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं कि किसी भी काम को हम जबरदस्ती से पूरा करवाते हैं। बच्चे के लिए फोर्स करना, अगर कोई भी पर्सन बच्चा नहीं चाहता, उसे जबरदस्ती फोर्स किया जाता है या उसे बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स किया जाता है, ये सेक्सुअली एक्टिव रहने के लिए फोर्स किया जाता है, ये शारीरिक हिंसा किया जाता है या बॉडी पार्ट पे मारा जाता है या किसी भी चीज में किया जाता है, तो यौन शोषण में आता है वो।